अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हसनैन साहब, जब डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, हर एक्ट के अंदर स्टेट के अंदर एक ही होती है और ये रेयर टाइप के गुनाह होते हैं। टेररिज्म के गुनाह हर घर में हो ऐसा ना हम चाहते हैं ना होने देंगे, तो वो कम ही होते हैं। इसलिए एक राज्य में एक ही कोर्ट होती है। और आपको पर्सनल लिबर्टी की इतनी चिंता है, जो लोग टेररिज्म के अंदर मारे जाते हैं उनकी विधवाओं और बच्चों की चिंता नहीं है क्या? हमें उसकी भी चिंता है। और जहां तक सुविधा का सवाल है, असुविधा का सवाल है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, हर राज्य के अंदर एक कोर्ट बना है। मानो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बना है, तो कच्छ से कोई पकड़ा जाएगा तो उसको अहमदाबाद आना पड़ेगा। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में बनेगा तो पूरे केरल से वो लोग वहां आएंगे। इसको कश्मीर के साथ अन्याय कर कर खड़ा मत करिए। ये कश्मीर की जनता अब जान चुकी है, ये इस प्रकार का प्रचार अब चलने वाला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके इसके बाहर निकलिए। कल्याण बैनर्जी ने पूछा कि, माननीय सदस्य जी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान इसके अंदर समाहित होगा या नहीं होगा। वैसे तो सार्क का एग्रीमेंट है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, मगर पाकिस्तान अगर इसमें समाहित नहीं होता है तो NIA के अलावे भी बहुत सारे रास्ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वहां पर भी हम टेररिज्म पर स्ट्राइक करेंगे, आप चिंता मत करिए। मगर जिन जिन देश में हमें परमिशन है उनको छोड़ दे, क्या पाकिस्तान का नहीं आता है? मैं समझाता हूं, अब बहस नहीं कर सकते ना, मेरा जवाब सुनिए। मानो कोई पाक प्रेरित आतंकवादी ने ही अमेरिका के दूतावास पर हमला किया और हमारे लोग मारे गए, तो हमें केस चलाना है या नहीं चलाना है? क्योंकि पाकिस्तान साइन नहीं करता है पूरी दुनिया को छोड़ दे, ये क्या बहस हुई? उसको भी दुनिया के दबाव में एक न एक दिन ये ट्रीटी को साइन करना ही पड़ेगा। उस दिन ये केस, ये एक्ट वहां पर अप्लाई होगा, और नहीं करेगा तो उसको टैकल करने के और रास्ते हमारे हैं। मनीष जी ने कहा CBI अवैध है। मनीष जी, अगर CBI अवैध होती, साच अर्थ में अभी लंबित है मामला, कोई फाइनल जजमेंट किसी का आया नहीं है, मगर अवैध होती तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होता, क्योंकि जितना मिसयूज CBI का कांग्रेस ने करा है शायद इतना किसी ने नहीं करा। PP चौधरी साहब ने पैरेलल एजेंसी का कहा। केस को जब एक बार NIA पिकअप करती है तो इसके अंदर कोई स्टेट एजेंसी का दखल नहीं रहता है। ये स्टेट एजेंसियों को और NIA के पास राज्य की एजेंसियों का और विषय के निष्णातों का, इसके एक्सपर्ट की सहायता हायर करने का भी इसके अंदर प्रावधान है। इसलिए जो जांच होती है फुल प्रूफ होती है। शशि थरूर जी ने पूछा कि भाई डेजिग्नेटेड कोर्ट अगर दूसरे केस लेगी, कोई दूसरे केस नहीं लेगी। डेजिग्नेटेड कोर्ट एक केवल और केवल NIA के केस लेगी, इसलिए केस जल्दी चलेंगे। ये प्रावधान माननीय सदस्य जी हम इसलिए लाए हैं कि कभी कभार जज रिटायर्ड कर जाते हैं, कभी कभार जज का ट्रांसफर हो जाता है, कभी कभार प्रमोशन हो जाता है, तो एक कोर्ट काफी लंबे अरसे तक खाली रहती है। डेजिग्नेटेड कोर्ट करने का मतलब है उसका चार्ज जिसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे, वो ऑटोमेटिकली NIA कोर्ट का जज बन जाएगा, उसके पास से बाकी के केस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो ये स्पष्टता है। अधीर रंजन जी ने टाइम फ्रेम की बात करी। अधीर रंजन जी, बात आपकी सही है, मगर हम कानून के राज में जीते हैं। हम एक किसी को पकड़ेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर कर चालान करेंगे, चालान को कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, प्रोसीडिंग होगी, इसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बाद में क्रॉसिंग पिटीशन फाइल करेगा, उस पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो टाइम फ्रेम सिर्फ डेजिग्नेटेड कोर्ट करने से तय नहीं किया जा सकता, ये लीगल प्रोसीडिंग्स है और किसी के भी कानूनी अधिकार को कोई एक्ट से हम रोक नहीं सकते। इसलिए जो देरी हो रही है, इसमें हमारे संविधान की जो खूबसूरती है कि भाई हर एक को अपना बचाव करने का
अधिकार मिलना चाहिए, इसके कारण हो रही है। मैं मानता हूं फिर भी एनआईए के केसों के अंदर बहुत जल्दी परिणाम आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं और दुनिया भर की एजेंसियों में 90% का सक्सेस रेशियो एक रिकॉर्ड है, वो इस सदन ने इसको करना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ओवैसी साहब, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी सरकार के अमल में ही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सभी राज्य सरकार और सभी केंद्र सरकार की एजेंसियां इसका पालन करती है। जहां तक आपने बात करा अपील का और वो किसने करा वो कहा, अपील माननीय अध्यक्ष जी कभी एजेंसी तय नहीं करती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर का ओपिनियन मांगती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपिनियन के आधार पर आगे बढ़ती है। अब एजेंसी अगर लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए, दोनों को हम एक कैसे कर दे। और वही साहब तो इससे आगे सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकार ही सब करती है। वही साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून से चलती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोसिक्यूशन वाले प्रोसिक्यूशन करते हैं और जजमेंट देने वाले जजमेंट देते हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि ये किसने करा, ये किसने करा, ये किसने करा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार साहब इस प्रकार के ऑकवर्ड उदाहरण खड़े हो जाते हैं। समझौता ब्लास्ट हुआ, समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया। न केवल भारत, सीबीआई, अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन्होंने समझौता ब्लास्ट करा। यूपीए सरकार ने समझौता ब्लास्ट में यू टर्न ली, इन्होंने नहीं, इन्होंने किया था। जिनको पहले पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया गया, दूसरे लोगों को पकड़ा गया, वो छूट गए। अब मैं क्या पूछ सकता हूं ओवैसी साहब और यूपीए सरकार को कि भाई वो छूट गए जो पहले जिन्होंने समझौता ब्लास्ट करा था, वो कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए? नहीं तो उस वक्त करेंगे, उसमें नहीं, जरूर करेंगे। ओवैसी साहब, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत करें। परंतु ये सवाल आपने यूपीए सरकार को क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी है उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? उस वक्त पूछना चाहिए था आपको। मैं माननीय अध्यक्ष जी यहाँ से ओवैसी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, किसी के भी खिलाफ उंगली करते हैं तो एक उंगली उसके खिलाफ होती है, 4 अपने खिलाफ आ जाए, ये हमेशा जरा ध्यान रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है वो क्या करेगी। ना तो कलबुर्गी जी का केस यहाँ पर है, ना सुप्रिया सुले जी ने जो कहा, ये कोई केस एनआईए के दायरे में नहीं है। फिर भी हमने इसलिए कहा था कि श्री राजा जी ने, माननीय सदस्य ने इसको राइट विंग टेररिज्म कर शब्द प्रयोग किया। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं, टेररिज्म होता है ना लेफ्ट होता है, टेररिज्म होता है और सबने इस टेररिज्म को मक्कमता के साथ जवाब देने के लिए तैयार होना है। और ये इसलिए मैंने हमारे एमओएस साहब ने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये आरोप लगा था, राइट विंग टेररिज्म का आरोप लगा था, इसलिए इसकी स्पष्टता करी। हाँ, महाराष्ट्र में सरकार हमारी ही है, फिर से बनने वाली है और जिन्होंने किया है इसको जरूर सजा मिलेगी, आप आश्वस्त रहिए, इतना ही मैं कहना चाहते हैं। कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा पर विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निवेदन है कि इस मामले पर डिवीजन जरूर होना चाहिए, देश को मालूम पड़े आतंकवाद के साथ कौन है और खिलाफ कौन है, जरूर डिवीजन हो जाए, आप डिवीजन करें।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।